हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री में नया चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि आपको क्लास 11 में पढ़ना है। सबसे पहला हम लोग को काम क्या है कि बेसिक कंसेप्ट में यानी केमिस्ट्री में या फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग को छोटे छोटे पॉइंट को कवर करेंगे। सिंपल सा छोटे छोटे पॉइंट को एटम सीखेंगे, मॉलिक्यूल सीखेंगे, और इसका मेन यूज इसी चैप्टर में जब मैं मोल कंसेप्ट आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आपको लगेगा कि सर ये आपने जो चीजें बताई जिसके कारण हमको मोल कंसेप्ट क्या हो गया, बउआ नजर आया। बउआ समझते हो? नहीं ना, बउआ यानी बच्चा। बच्चे के जैसे मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन तुम खटाखट क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। समझे? अगर तुम मोल कंसेप्ट सीखना है तुमको, अगर तुम बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तुम बकलोल बन जाओगे। तो हम लोग को क्या करना है, बकलोल नहीं बनना है। हम लोग को क्या करना है, बहुत स्मार्ट तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन को क्या करना है, चाहे नीट हो या जेई हो, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे चुटकी में मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चुटकी में मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन कब सॉल्व करेंगे, जब तक हमको बेसिक चीजें क्लियर नहीं होगी। अगर बेसिक चीजें अगर हम लोग क्लियर कर लें तो मोल कंसेप्ट की क्वेश्चन या कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो मेरे लिए न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले ध्यान दो बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग जो पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे, आज की जो लेक्चर मैं बताऊंगा एटम्स के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कि एटम्स का हम लोग पढ़ेंगे, एटम्स उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक नंबर कैसे प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। आगे आगे देखो क्या होता है। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, देखो क्या होता है। हम लोग को क्या है बच्चों को कि क्वेश्चन, बहुत बच्चे जो पढ़ते हैं मोल कंसेप्ट उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है, कहां पे मॉलिक्यूल्स, कहां पे एटम अप्लाई करना है, वो दिमाग में से बाहर हो जाता है। हाँ, मोल कंसेप्ट करते रहते हो क्वेश्चन, तो भाई मोल कंसेप्ट कुछ है नहीं, लेकिन बच्चों को क्या बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता। रीजन एक ही पॉइंट का रीजन है बेटा, कि आपको बेसिक चीजें क्लियर नहीं होती है। तो मेरा काम है आपको बेसिक चीजों को क्लियर करना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली तो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे एटम के बारे में। तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो अब देखो एटम हमको पढ़ना है, क्या चीज बेटा, एटम के कंप्लीट। एटम पढ़ने से पहले एक चीज जानो, मैटर। एटम पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं कि एटम आपको कैसे समझ में आएगा, तो एटम को समझने से पहले हम किसको समझेंगे, थोड़ी सी टाइम दो। मैटर्स। मैटर्स क्या होता है, तो एनीथिंग्स which has mass and occupy स्पेस। कुछ भी जिसमें क्या हो, मास हो और जो स्पेस लेता हो, उसी को तो हम लोग बोलते हैं एटम, सॉरी उसी को क्या बोलते हैं, मैटर्स। जैसे ये पेन क्या है, तो पेन देखो, देखने से क्या लग रहा है बेटा, तो देखने से लग रहा है कि इसमें मास है और कहीं पे रख दिया जाए तो स्पेस को क्या करेगा, कवर करेगा कि नहीं, तो इसको क्या बोलोगे, एटम्स बोलोगे। चेयर, तो चेयर है क्या, चेयर भी तो मास है उसमें और वो भी स्पेस लेता है, तो वो भी क्या हो गया, मैटर हो गया। कोई डाउट? दुनिया का कुछ भी तुम देखते हो जिसमें मास हो, जो स्पेस लेता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? अब देखो, अब एटम के सॉरी मैटर के सबसे छोटे पार्ट, मैटर जिससे, देखो ये जो मैटर है ना, पेन, इसके छोटे छोटे पार्टिकल को, जिससे ये पेन का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये जो पेन बना, इस छोटे से पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। यानी मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं बेटा, एटम बोलते हैं, जो कि आपका फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो एटम क्या होता है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है और नहीं करता है। लेकिन अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन यानी केमिकल चेंजिंग हो रहा है, तो केमिकल चेंजिंग में आपका एटम क्या करता है बेटा, पार्टिसिपेट करता है। क्लियर?
कोई डाउट नहीं ना कि एटम क्या है? तो मैटर के सबसे छोटे पार्टिकल को हम लोग एटम बोलते हैं, जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर भी सकता है और फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उसी को तो क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कोई डाउट? अब देखो, अगर मैं बात करूं एटम का शेप, तो एटम का शेप किस तरह का दिखता है एटम? क्योंकि देखो, एटम ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चीज है, बहुत माइक्रो पार्टिकल है। तो माइक्रो पार्टिकल तो हम लोग ऐसे तो नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, तो माइक्रो पार्टिकल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया गया और एटम का देखा गया तो शेप क्या पाया गया कि एटम का शेप स्फेरिकल पाया गया। किसके जैसा बेटा? तो एटम का शेप स्फेयर के समान होता है। किसके समान? स्फेयर, यानी क्रिकेट के बॉल, जो बॉल देखते हो ना, जो क्रिकेट से चौका छक्का लगाते हो, तो उसी के जैसा एटम दिखा। ठीक ना? एटम का तीन, अगर बात करें कि एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कितने होते हैं बेटा, तो फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। पहला हो गया इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा प्रोटॉन्स एंड तीसरा न्यूट्रॉन्स। तो एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स? तो एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कोई डाउट? एटम का शेप स्फेरिकल। एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स? तो एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। मतलब एक एटम, जो एटम दिखाई देता है, उसमें तीन ही पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। कोई डाउट किसी को? अब देखो, जैसे मैंने बनाया, एटम दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी एटम्स में कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो। कौन कौन से? देखो, एक मान लेते हैं कि ऐसा हमने एटम बनाया, तो एटम का दो मेन पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये जो सेंटर, ये पार्ट है सेंटर में, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। यानी एटम के जो सेंटर में पार्ट प्रेजेंट होता है, जो सेंटर है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे जी? कि एटम के न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियॉन्स। एटम के सेंटर में जो पार्टिकल्स है, उसको नाम दिया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या चीज? तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स मेनली न्यूक्लियॉन्स आपका होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या होंगे जी? तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो, प्रोटॉन्स जो होता है ना, ये प्रोटॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। प्रोटॉन्स कौन सा पार्टिकल है बेटा? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन्स आपका निगेटिव चार्ज, सॉरी, न्यूट्रॉन्स जो है, प्रोटॉन्स तो आपका हो गया पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल होते हैं। क्या होंगे? न्यूट्रल। यानी प्रोटॉन्स पे कैसा चार्ज? तो प्रोटॉन्स पे भैया प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन्स पे किस तरह का चार्ज? तो न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, यानी न्यूट्रॉन्स क्या होता है? न्यूट्रल होता है। अब ध्यान दो, दूसरा पॉइंट, एटम के न्यूक्लियस, यानी ये जो न्यूक्लियस है ना, जहां पे कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारे सर्कुलर पाथ होते हैं, जिस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट, और इसको हम लोग सेल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे जी? ऑर्बिट और सेल। न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ, जिस सर्कुलर पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट या सेल। और इस ऑर्बिट में क्या चीज रहता है? तो इस ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इस इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। क्लियर? कोई पॉइंट डाउट नहीं ना इसमें जी? एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स, अगर मैं पूछूं आपसे कि एटम के कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो एटम के तीन फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पे किस तरह का चार्ज? पॉजिटिव।
न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन भैया निगेटिव चार्ज। क्लियर। एटम के कितने मेन पार्ट? दो। कितना मेन पार्ट? दो। कौन कौन सा? न्यूक्लियस और दूसरा ऑर्बिट या सेल। न्यूक्लियस में क्या चीज रहता है जी? तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स तो आपका ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। न्यूक्लियस पॉजिटिव, न्यूक्लियॉन्स में मेनली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्लियर पॉइंट। अब देखो, अब हमने बोला कि एटम क्या होता है? स्फेयर होता है। जब स्फेयर होगा तो उसका रेडियस भी होगा बेटा। एटम क्या होता है? तो एटम आपका स्फेयर होगा। जब स्फेयर होगा तो उसका रेडियस भी होगा। कितना होता है? कितना? तो याद कर लो कि रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, तो एटम का रेडियस को हम आर लिख रहे हैं, और ये कितना होता है? तो याद करो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। कितना? 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 एंगस्ट्रम। क्या बोलेंगे जी? 1 एंगस्ट्रम। तो तुमसे अगर कोई पूछ दिया जाए कि एटम का रेडियस कितना, तो डायरेक्ट बोलोगे 1 एंगस्ट्रम, और 1 एंगस्ट्रम आना भी तो चाहिए। तो 1 एंगस्ट्रम का मतलब कितना? 1 एंगस्ट्रम का मतलब 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगर मैं तुमसे पूछूं रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यानी आर एन, और आर एन का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, जिसको हम 1 फर्मी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? 1 फर्मी। यानी न्यूक्लियस का रेडियस कितना? तो एटम के न्यूक्लियस का रेडियस 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, जिसको हम 1 फेम्टो या फर्मी भी बोलते हैं। याद रहेगा? ये दोनों क्या करोगे? याद कर लोगे। क्लियर। अब आगे बढ़ो। जब देखो, अब मैंने क्या बोला कि स्फेयर है, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? अगर तुमसे पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मैथ का ये पार्ट है। ये कहां का पार्ट है? मैथ का। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई आर क्यू। ये तो जानते हो कि स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यू। और एटम भी क्या है? स्फेरिकल है, और उसका न्यूक्लियस भी क्या है? स्फेरिकल है। तब अगर हम यहां से निकालें कि वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या होगा? जिसको हम लिख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो भाई स्फेरिकल, और स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई। 4/3 पाई। किसका वॉल्यूम निकालना है? एटम का। तक रेडियस किसका लेना होगा? एटम का ना जी। तो एटम का रेडियस कितना? 10 के पावर माइनस 10 का होल क्यू अपॉन 4/3 पाई 10 टू द पावर माइनस 15 का पावर होल क्यू। क्लियर। अब देखो, काटना यानी उड़ा दो। 4/3 से 4/3 पाई को उड़ा दो। 4/3 पाई उड़ गया। अब देखो 10 के पावर माइनस 10 का होल क्यू, 10 टू द पावर माइनस 10 का होल क्यू, तो कितना आएगा कि वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी Vn इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 30 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 45। बेस सेम है। क्या है? बेस सेम। बेस सेम डिवीजन में है। बेस सेम डिवीजन में है तो पावर क्या होगा? सबट्रैक्ट हो जाता है, और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 टू द पावर 15। 10 टू द पावर 15। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू 10 टू द पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर बेटा पॉइंट सब? एटम से रिलेटेड इतने पॉइंट। अब एटम से ही रिलेटेड अगर तुमने इतना पॉइंट को कवर कर लिया, तब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर। नोट करो इसको। अब देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है मेरा एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं? किसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं? तो ये एटम के न्यूक्लियस में क्या था बेटा?
एटम के न्यूक्लियस में था आपके न्यूक्लियॉन्स, और न्यूक्लियॉन्स क्या किया, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो कह रहे कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन्स होता है, यानी प्रोटॉन्स के नंबर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन्स के नंबर को क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। जैसे मान लो कि एक्स कोई एटम है, एक्स कोई एटम है, मान लिया कि एक्स क्या है, एटम है। हम लोग तो कुछ भी मान लेते हैं कि मान लेते हैं देखो ये पेन है, लेकिन अगर बोले कि नहीं मान लेते हैं क्या है ये, मैथ वाला या साइंस वाला बच्चा क्या बोलता है कि मान लिया। तो वैसे ही हमने क्या बोला कि मान लो कि एक्स क्या है, एटम है, और इस एक्स के एटम में प्रोटॉन्स का नंबर कितना है, 10। इस एक्स एटम में प्रोटॉन का नंबर कितना है, 10। तो तुमसे पूछे, किससे, तुमसे ही ना पूछेंगे कि बताओ इस एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो इस एक्स का एटॉमिक नंबर कितना होगा जी, जिसको जेड से, किससे, ध्यान से समझना, एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर इसका कितना हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। क्लियर। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं, उस प्रोटॉन्स के नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। तो फाइनली यहां से क्या बोल सकते हैं बेटा कि एटॉमिक नंबर यानी जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर इक्वल टू क्या आया जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यानी फाइनली जेड इक्वल टू हमने बोल दिया क्या, पी। जेड इक्वल टू क्या बोला जी, पी। कोई डाउट, जब कोई डाउट नहीं है यानी हमने बोला कि एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी पी, यही ना जी। एटॉमिक नंबर क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड, जेड इक्वल टू पी, यानी जेड इक्वल टू क्या आ गया, पी आ गया। अब देखो एक एटम में दोनों तरह का चार्ज है। ये जो एटम हमने लिखा, ये जो एटम लिखा, तो इसके सेंटर में कौन बैठा, पॉजिटिव चार्ज। सेंटर में कौन बैठा जी, पॉजिटिव चार्ज। और इस ऑर्बिट में क्या घूम रहा है, निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन। तो अगर बोलूं कि एटम न्यूट्रल है, अगर मैं बोलूं, तुम नहीं, मैं बोल रहा हूं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, या तुमसे ही पूछूं कि दुनिया का कोई भी चीज न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज आपस में इक्वल होगा, उसी को न्यूट्रल बोलोगे। अगर मैं बोलूं कि भाई साहब कि एटम आपका क्या है, न्यूट्रल है, क्या है जी कि न्यूट्रल है, तो फॉर न्यूट्रल एटम, एटम आपका न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कब होगा, प्लस चार्ज इक्वल टू माइनस चार्ज। प्लस चार्ज किसके इक्वल, माइनस चार्ज के इक्वल, यानी प्रोटॉन किसके इक्वल, इलेक्ट्रॉन के इक्वल। और प्रोटॉन हमेशा किसके इक्वल है, ध्यान से समझना, प्रोटॉन किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन किसके इक्वल, इलेक्ट्रॉन के। तो न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगा, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई। ये किसके लिए होगा, ये आपका फॉर न्यूट्रल एटम। किसके लिए बेटा, न्यूट्रल एटम के लिए। तो न्यूट्रल एटम में तीनों क्या हो गया, सेम हो गया। तीनों कौन कौन सा, जेड पी ई, यानी एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा। किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। कोई डाउट, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अरे ध्यान से समझो, समझ में आ रहा है जो चीजें मैं बता रहा हूं, नहीं तो पेंडुलम बन जाओगे। इसको ध्यान से समझो और नोट करो, ओके। अब देखो, जैसे मान लेते कि हमने एक एग्जांपल लिखा, एक्स कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। एक्स कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 12 है। अब इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज नहीं है तो जेड कितना, यानी जेड यानी प्रोटॉन, जेड कितना, तो जेड 12, पी कितना 12, और ई कितना 12 ना। अरे तीनों के तीनों क्या होगा, सेम होगा। किसके में, जब एटम पे कोई चार्ज नहीं हो। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल एल्यूमिनियम लिखा, क्या चीज, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13। जब 13 होगा तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसका एटॉमिक नंबर तो 13 हो गया,
प्रोटॉन भी कितना 13 और इलेक्ट्रॉन भी कितना 13। तो अगर कोई भी न्यूट्रल एटम होगा तो न्यूट्रल एटम में प्लस चार्ज इक्वल टू क्या होगा माइनस चार्ज। ध्यान दे देना कि अगर न्यूट्रल होगा यानी फॉर न्यूट्रल एटम या न्यूट्रल स्पेसीज प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट नहीं ना, क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं चार्ज। किसका बेटा? चार्ज, या इसी को हम बोलते हैं आयंस। चार्ज या आयंस। तो चार्ज कितने तरह का होता है? तो चार्ज दो तरह का। कितने तरह का बेटा? तो चार्ज के कितने टाइप्स? दो टाइप्स। कौन कौन से? एक होगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा? निगेटिव चार्ज। एक आपका पॉजिटिव चार्ज, दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? तो पॉजिटिव चार्ज को बोलेंगे कैटायंस। क्या बोलते हैं? कैटायंस। और निगेटिव चार्ज को एनायंस। इसको एक और नाम से हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव रेडिकल भी बोलते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव रेडिकल। और इसको क्या बोलेंगे? निगेटिव रेडिकल। इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव रेडिकल। ध्यान से समझ लो। चार्ज कितने टाइप? दो टाइप। कौन कौन से? पहला आपका हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा पॉजिटिव चार्ज को ही क्या बोलते हैं? कैटायंस, और इसी को पॉजिटिव रेडिकल। दूसरा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज को एनायंस और इसको निगेटिव रेडिकल। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को हम बेसिक रेडिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल। मतलब ये बेस से लिया गया है और इसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। क्या बोलेंगे जी? एसिडिक रेडिकल। तो चार्ज कितने टाइप? दो टाइप। कौन कौन सा? पॉजिटिव निगेटिव। प्लस चार्ज को कैटायन, माइनस एनायन। प्लस को पॉजिटिव रेडिकल, माइनस को निगेटिव रेडिकल। और ये पॉजिटिव जो चार्ज है ये बेसिक रेडिकल होता है और निगेटिव एसिडिक रेडिकल। समझ में आया? क्लियर है? अब देखो कि किसी भी एटम पे प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कैसे आता है, यानी कैटायन या एनायन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, उस चीजों को समझेंगे। कैटायंस और एनायन को हम समझेंगे। तो देखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। प्लस चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसी भी एटम पे प्लस चार्ज कैसे आता है। तो ध्यान से समझना कि अगर कोई भी न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? लॉस करता है। कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है जी? लॉस करता है। ध्यान से समझो, इलेक्ट्रॉन का यदि लॉस करता है तो लॉस करने से किस चार्ज का फॉर्मेशन होगा? कैटायन का। अगर कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन को लॉस से कौन सा चार्ज का फॉर्मेशन होता है? पॉजिटिव चार्ज का। क्लियर? देखो, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, एक एक्स एटम लिया। हमने क्या किया? एक्स एटम लिया। इस एक्स एटम का हमने एटॉमिक नंबर कितना लिया जी? 12 लिया। ध्यान से समझना, एक्स कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, यानी न्यूट्रल है। जब न्यूट्रल होगा तो जेड कितना? जेड यानी एटॉमिक नंबर 12, प्रोटॉन्स कितना? 12, और इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 12। ये जो न्यूट्रल एटम है, ये न्यूट्रल एटम क्या कर रहा है बेटा? तो दो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे रहा है। क्या कर रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, किसी को दे दिया, किसी को दे दिया। इसके पास बहुत है, इसके पास, हम तो अपन है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, यानी बहुत पैसे यानी बहुत इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कर दिया? किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या चीज दिया? इलेक्ट्रॉन दिया। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ, यानी जेड तो 12 रह गया। प्रोटॉन कितना? 12। लेकिन अब देखो, पहले इलेक्ट्रॉन कितना? 12, अब कितना हो जाएगा?
तो 12 माइनस 2 इक्वल टू 10, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन आपके 10 हो जाएंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया बेटा, 10। अब देखो प्लस चार्ज कितना है, प्लस यानी प्रोटॉन कितना है इस पे, तो प्लस चार्ज 12 है और माइनस चार्ज कितना है 10, किसका नंबर बढ़ गया, प्लस चार्ज का ना जी। देखो प्लस यानी प्रोटॉन्स कितना है 12 और माइनस चार्ज कितना है 10, तो किसका नंबर बढ़ा, प्रोटॉन का, कितना 2, तो इस पे कितना प्लस चार्ज हो जाएगा 2 प्लस। तो कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उतना ही उस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। अब इसमें देखो, इसमें तुम ध्यान से देखो कि इस प्लस चार्ज में यानी केटायंस में किसका नंबर ज्यादा है, किसका नंबर ज्यादा है जी, तो नंबर यानी प्रोटॉन ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। यानी अगर केटायन बना रहा है तो केटायन के केस में प्रोटॉन्स ज्यादा होते हैं किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्लियर पॉइंट। अब आते हैं कुछ एग्जांपल करते हैं इससे। देखो हमने क्या बोला कि अगर कहीं पे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज के केस में क्या चीज ग्रेटर है, प्रोटॉन ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। माइंड सेट कर लो कि केटायन में पॉजिटिव चार्ज का नंबर यानी प्रोटॉन ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। ओके, अब कुछ एक दो एग्जांपल हम लोग करते हैं कि जैसे देखो मान लेते हैं कि हमने लिखा Al3 प्लस जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 13 है, कितना है 13। तो Z कितना बेटा, Z इसका 13, P कितना 13 और E कौन सा कंडीशन है, ग्लूज की गेन, तो लॉस का कंडीशन है, कितना लॉस किया 3। तो 13 माइनस 3 कितना हो गया इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 10। अगर मान लेते हैं कि हमने लिखा कैल्शियम 2 प्लस जिसका एटॉमिक नंबर 20, कैल्शियम 2 प्लस जिसका एटॉमिक नंबर 20, तो Z कितना 20, P कितना 20। अब बताओ E कितना होगा, 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो केटायन के केस में यानी पॉजिटिव चार्ज के केस में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है किससे, प्रोटॉन से। क्या किससे जी, प्रोटॉन से। क्लियर रहेगा। तो इस कंडीशन को यह लिख लेना कि केटायन में प्रोटॉन ज्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। कोई डाउट, क्लियर पॉइंट है। अब देखो प्लस चार्ज तो हमने देख लिया, प्लस चार्ज का फॉर्मेशन तो देख लिया। अब हम किसका फॉर्मेशन देखेंगे, माइनस चार्ज का। किसका बेटा, माइनस का। ओके, तो देखो माइनस चार्ज का फॉर्मेशन देखते हैं। माइनस चार्ज, तो माइनस चार्ज में क्या कह रहा है कि पहला वाला कंडीशन था लूजिंग का केस, कि अगर कोई न्यूट्रल एलिमेंट, कोई न्यूट्रल एलिमेंट, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, क्या करता है, गेन करता है, कि कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से उस पे किस चार्ज का फॉर्मेशन होगा, तो उस पे एनायन का फॉर्मेशन होगा। तुरंत समझ जाना है कि गेन, अगर न्यूट्रल एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। क्या बना रहा है जी, एनायन। अब देखो जैसे हमने क्या किया कि एक कोई एलिमेंट लिया Y, क्या लिया, Y एलिमेंट, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका एटॉमिक नंबर हमने क्या दे दिया 7। तो Z कितना, Z7, P कितना 7 और E कितना 7, यानी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। ये जो Y एलिमेंट है ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। जब गेन करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को तो इसका एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं हुआ, यानी Z कितना 7, P कितना 7, अब E कितना हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी 10, 7 प्लस 3 यानी 10। अब देखो इसके पास प्लस चार्ज कितना, तो प्लस चार्ज 7 और माइनस चार्ज कितना 10, प्लस चार्ज 7 और माइनस चार्ज कितना बेटा 10। तो किसका नंबर बढ़ा, प्लस का कि माइनस का, तो नंबर बढ़ गया आपका माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन का कितना इंक्रीज किया 3। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा जी, तो इस पे आपका 3 माइनस चार्ज हो जाएगा। कितना माइनस होगा जी, तो 3 माइनस चार्ज। कोई डाउट। तो एनायन के केस में, एनायन देखो ध्यान, तो 3 कंडीशन मैं लिख रहा हूं, न्यूट्रल यानी न्यूट्रल एटम, तो न्यूट्रल में P और E आपस में इक्वल, केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज,
तो केटायन के केस में प्रोटॉन बड़ा इलेक्ट्रॉन से, और एनायन यानी निगेटिव चार्ज, तो एनायन में इलेक्ट्रॉन बड़ा किससे? प्रोटॉन से। याद रहेगा। अगर न्यूट्रल एटम होगा तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपस में इक्वल, केटायन होगा तो प्रोटॉन बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन से, और एनायन होगा तो इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा किससे? प्रोटॉन से। डाउट नहीं ना जी? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? ये देखो, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जब तक ये छोटे पॉइंट क्लियर नहीं होंगे आपको मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। देखो, अब हमने जैसे मान लेते हैं कि हम लिख देते हैं ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? 2 माइनस। इसका एटॉमिक नंबर कितना बेटा? 8। तो Z कितना? 8। P कितना? 8। और E कितना? तो 8 + 2 यानी इक्वल टू 10। 8 + 2 इक्वल टू 10। अगर मान लेते हैं कि मैंने लिखा P3 माइनस, जिसका एटॉमिक नंबर 15, फॉस्फाइड आयन है, तो Z कितना? 15, P कितना? 15, और E कितना? 15 + 3 यानी इज इक्वल टू 18। क्लियर है? निकाल सकते हो छोटे छोटे क्वेश्चन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे? क्वेश्चन यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ चुटकी में खेल सकते हो। चुटकी में, मैंने क्या बोला? समझ में आना चाहिए। समझ में आए तुरंत क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से आज के सेशन को क्या करेंगे? खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जी। एक ही दिन में सब कुछ सोच लोगे, सीख लेना, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट सेशन में अब देखो, जैसे मैंने क्या किया बेटा कि x कोई एलिमेंट दिया, x कोई एलिमेंट है और इस पे 2 माइनस चार्ज है। ध्यान से समझना, x कोई एलिमेंट है जिसपे 2 माइनस चार्ज है, और इसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन कितना? 16। कितना इलेक्ट्रॉन? 16। पूछ रहा है कि इसमें प्रोटॉन क्या होगा। फिर इसी का कोरस्पॉन्डिंग x और X2+ आयन में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। जल्दी से बताओ तो कि ये X2- में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन 16, प्रोटॉन पूछ रहा है, इसके X में प्रोटॉन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके X2+ में, इसके X2+ में यानी ये जो है X2+ में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पूछ रहा है। तो सबसे पहला ध्यान दो, क्या चीज दिखा? एनायन दिखा। क्या दिखा? एनायन। और एनायन में क्या ज्यादा? तो एनायन में माइंड सेट कर लो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है किससे? प्रोटॉन से। तो कितना माइनस है? 2 माइनस। तो इस पे प्रोटॉन कितना हो गया? 14। और प्रोटॉन को प्लस माइनस से लेना देना है? नहीं लेना देना है। तो आंख बंद करो, प्रोटॉन सभी में 14। कितना हो गया? प्रोटॉन सभी में 14। इस पे कोई चार्ज नहीं है ना, तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होगा? इक्वल। तो यहां पे भी कितना? 14। लेकिन यहां पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है ना जी, और पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन ज्यादा होता है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितना? 12। कोई डाउट? निकाल सकते हैं। आज की सेशन आप लोग को समझ में आया? मजा आया ना जी? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर मजा आया, नहीं मजा आया। तो अगर मजा आया होगा तो कमेंट में कर देना कि सर मजा आया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।